Hi, today is quiz number 9 for Civil Services Examination 10th of October 2021. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 of the Indian Constitution deals with power of the president to seek an opinion from the apex court. सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग सकते हैं। States can move directly to the Supreme Court in matters of dispute with the center. सेंटर और स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके लिए स्टेट्स जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases. हाई कोर्ट में केस खारिज हुआ, रिजेक्ट हुआ, डिसीजन फेवर में नहीं है, सो यू कैन गो टू अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। Special leave to appeal by the Supreme Court in certain consideration, certain cases. तो आर्टिकल 131 क्या है? आर्टिकल 131 मतलब जुडिशरी। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स दिए गए हैं। वो एक्सक्लूसिव पावर है स्टेटमेंट नंबर बी। आर्टिकल 131 में लिखा है स्टेट्स कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेंटर। जहां पे सेंटर और स्टेट एट लॉगर हेड्स है तो स्टेट कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर डिसीजन। सो द राइट आंसर इज बी। ये जो आर्टिकल नंबर्स है ना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए कि आर्टिकल 123 क्या होता है, आर्टिकल 213 क्या होता है, लाइक दैट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Constitutionalism denotes the principle that the government derives its authority from a body of fundamental law and is limited by it. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गवर्नमेंट की अथॉरिटी बताया है और गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन बताया है। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन एनफोर्सिंग द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर कराने में हेल्प करते हैं। वैसे भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑर्डिनरी सिटीजन को सेफ गार्ड करते हैं फ्रॉम दिस ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट से सेफ गार्ड करते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताता है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो यही तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जो हमारे यहाँ है। फंडामेंटल राइट्स का स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज डी, बिकॉज यहां पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, इफ इन अ कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्की, मतलब राजा है। मोनार्की वो होता है जहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन किंगशिप चल रही है। मोनार्की एज वेल एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो मोनार्की भी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ जो मोनार्क है उसको हम क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और वहाँ पे क्वीन भी है, मोनार्की भी है। तो जो क्वीन है, मोनार्की है, उसकी पोस्ट को क्या बोलोगे आप? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट आंसर, ये दोनों हो सकता है। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज, राइट आंसर क्या होगा? जो ऑफिस ऑफ मोनार्की है मतलब ये होगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। तो क्वीन क्या कहलाएगी? क्वीन कहलाएगी हेड ऑफ द स्टेट। बट यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट यूके में क्या होता है? मोनार्क होता है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है इलेक्टेड, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज ए, हेड ऑफ द स्टेट। When a financial emergency is proclaimed, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, तो इंडिया में आर्टिकल 360 के अंदर प्रोविजन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ऑल्दो कभी इमरजेंसी लगी नहीं है इंडिया में, बट अगर प्रोक्लेम हुई तो क्या होगा? यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। यूनियन बजट क्या होता है? लेखा जोखा होता है साल भर की आमदनी और खर्चे का, तो वो प्रेजेंट नहीं करेंगे बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी है। Salaries and allowances of any class of employees may be reduced. Any word लिखा है, हर क्लास ऑफ एम्प्लॉय चाहे वो कोई भी हो उसकी तनख्वाह रिड्यूस हो सकती है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट विल स्टॉप। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा उधार है, उधार
वापस चुकाने में ही हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है, जैसे श्रीलंका का हो रहा है। तो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट नहीं होगा जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन, सरकारी जो नौकरी पे है उनकी तनख्वाह भी पोस्टपोन हो जाएगी। तो आप बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट की फिजिकल हेल्थ सही नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तनख्वाह में कट करते हैं। और किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉय, चाहे उसकी तनख्वाह चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, उसकी तनख्वाह में भी कटौती हो सकती है, मे बी रिड्यूस्ड। सो द राइट आंसर हियर इज बी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ बात है स्पीकर प्रोटेम का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर प्रोटेम। जब नई लोकसभा बनती है तो स्पीकर प्रोटेम बनता है पहले। शी इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो मतलब मेंबर्स ऑफ द हाउस के बीच से ही लोकसभा उसको इलेक्ट करती है, स्पीकर प्रोटेम को। शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा अंटिल द न्यू इलेक्टेड स्पीकर बिकम acquainted विद द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो प्रोटेम स्पीकर का काम ही यही होता है कि जो नया स्पीकर आएगा उसको पूरा, जब तक वो नहीं है तब तक उसको पूरा एक्वेंटेंस वगैरह कराना। क्या ये ट्रू है? स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। तो जब वो प्रोटेम स्पीकर है तो उसके पास सारी की सारी पावर होगी जो नॉर्मल स्पीकर की होती है। तो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है कि शी इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस। मेंबर्स ऑफ द हाउस तो सही है, बट लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट नहीं करती है। प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं कि आप प्रोटेम स्पीकर है, अब आप स्पीकर का चुनाव करवाइए और आगे की प्रोसीडिंग कराइए। दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट, नॉट बाय लोकसभा इटसेल्फ। शी इज तो ये गलत हो गया। She is responsible for chairing the meeting of Lok Sabha, okay, until the new elected speaker becomes acquainted. No, acquaintance का टाइम नहीं देते, जैसे ही नया स्पीकर आया प्रोटेम स्पीकर का रोल खत्म। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। पोस्ट की जो पावर स्पीकर की है, चाहे वो प्रोटेम हो या नॉर्मल स्पीकर हो, उस पोस्ट की पावर सेम ही रहती है। तो स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। सो द राइट आंसर हियर इज ए। ए। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी, 5 क्वेश्चंस। ओके, अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ। ये जो कोरल रीफ है ना, बड़ा न्यूज में था। ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ है, बिगेस्ट कोरल रीफ है यहाँ पे, वो भी अंडर थ्रेट आ रही थी। कोरल रीफ, ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो कोरल रीफ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट उसकी इंपॉर्टेंस को इलस्ट्रेट नहीं करता है? दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, ऑब्वियसली कोरल रीफ के कारण ही टूरिज्म है, ऑस्ट्रेलिया को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इंडिया में भी कोरल रीफ्स के कारण और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जनरेट होते हैं अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म। सो दिस इज ट्रू। दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल। अब कोरल में सिम्बायोटिक रिलेशन है, कोरल पॉलिप्स भी होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कुछ कैल्शियम स्टोन्स वगैरह कुछ ना कुछ तो बना ही रहे होंगे, और वो बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज हो ही सकता है। सो दिस इज ट्रू। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स। जो कोरल रीफ्स होती है ना, वो थोड़े दूर पे, जैसे ये मेनलैंड है, थोड़ी दूर पे यहाँ पे कोस्टल, यहाँ पे कोरल रीफ बनती है। तो जब स्टॉर्म्स आते हैं तो ये वर्क करती है एज अ बैरियर। सो दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी, इन जनरल अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। अर्थक्वेक का स्केल भी ह्यूज होता है, तो अर्थक्वेक इज नॉट राइट। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, अब ये बताइए, ये है काराकोरम पास। पास पास क्या होता है? पहाड़ होते हैं, इसके बीच से दिस दर्रा, काराकोरम पास। तो काराकोरम पास किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? काराकोरम पास। सो जो काराकोरम पास है ये कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना के साथ। राइट आंसर इज बी। ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लैप्स रेट यूजुअली इज मोर इन विंटर देन समर। In hilly areas, a hot day followed by calm, cloudless night act as favorable condition for the phenomenon of temperature inversion.
If the moist air ascends rapidly to the cooler layers of the atmosphere, the water droplet freezes into ice pellets and fall to the earth as hail. तो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। लैप्स रेट क्या होती है? जैसे अर्थ की सरफेस है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट टेम्परेचर कम होने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं लैप्स रेट। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है। अगर ऊपर बढ़ेंगे और टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो दिस वुड बी कॉल्ड इन्वर्जन, इसको बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तो लैप्स रेट यूजुअली इज मोर इन विंटर देन समर। विंटर का टाइम है, मतलब सतह पे ठंड है, तो जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ ऑलरेडी ठंडा है, ऊपर बढ़ेंगे तो थोड़ा गर्मी आएगी। तो लैप्स रेट यूजुअली मोर इन विंटर नहीं होगा, लेस इन विंटर होगा। ऊपर बढ़ने से टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है बिकॉज ग्राउंड इज ऑलरेडी वेरी कूल। देन समर, समर में तो ग्राउंड बड़ा हॉट रहता है, ऊपर बढ़ने से ठंडा ही होगा, तो लैप्स रेट बढ़ जाएगी। यहाँ विंटर में लैप्स रेट कम होगी, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 3 इज ट्रू। 2 पे आते हैं। इन हिली एरियाज अ हॉट डे फॉलोड बाय काम क्लाउडलेस नाइट है। काम क्लाउडलेस नाइट है, तो एक और हमने पढ़ा था रेडिएशन लॉसेस। फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। सो द राइट आंसर इज सी। सी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, मतलब जो ग्राउंड है ना, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाइट पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये इन्वर्जन हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट नहीं हुई। सो दिस इज इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2 एंड 3। ओके, ये बताइए, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रो इज कॉल्ड। ऐसे सिटर्स बीच बीच में आते हैं, करीब 15 से 20 ऐसे सिटर मिलेंगे आपको 100 प्रश्नों में। ये 15 से 20 सिटर गलत नहीं होने चाहिए। ओके, 15 to 20 होते ही है। जैसे ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड, इसको क्रॉप रोटेशन बोलेंगे, इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग बोलेंगे, या फिर खरीफ की क्रॉपिंग बोलेंगे। खरीफ तो होगा नहीं, ये तो सीजन बताता है किस सीजन में बुआई हो रही है। क्रॉप रोटेशन भी नहीं होगा, इसमें तो ऑल्टरनेट लगाते हैं कि अभी चना लगाया है फिर दूसरी क्रॉप लगाएंगे, लाइक दैट। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग भी नहीं है, ये है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, दिस इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग, कि डिफरेंट रोज में डिफरेंट डिफरेंट आपने क्रॉप लगा दिए। मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रो, तो दैट इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग। अब ये बताइए, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। अब ऐसे एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, उसको तुरंत पढ़ के आपको आंसर बताना है कि ये क्या बता रहा है। इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन बेटर होगा तो आप समझ पाओगे पूछा क्या है। अ फ्लोट ऑन द वाटर्स ऑफ द लोकटक लेक इन मणिपुर, दिस पार्क इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मतलब कुछ फ्लोटिंग टाइप का है यहाँ पे। नोन फॉर द पैचेस एंड रिंग्स ऑफ बायोमास, जिसको बोलते हैं फुमडीज। ये द पार्क इज अ वेटलैंड इकोसिस्टम। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ये किस पार्क की बात कर रहे हैं। द अबव गिवन पैसेज डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है ना, वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर। यहाँ पे क्या फुमडीज है, फुमडीज है, तो उसके कारण ये ऐसे फ्लोटिंग टाइप नजर आता है। यहाँ डांसिंग डियर भी मिलता है, जैसे कि ये क्या है, फुमडीज है ऐसे। तो दीज आर फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर, केबुल लामजाओ। So the right answer here is D. Okay. So this completes 10 questions, 5 question of geography. अब ये बताइए, this is history. पहला सवाल है सूफिज्म से। Consider the following statements regarding Sufism. Sufis believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. Heart can be trained to look at the world in a different day. Jikr. Jikr refers to chanting of a name or sacred formula. सूफिज्म वॉज क्लोजर टू सगुन भक्ति देन निर्गुण भक्ति। तो ये जो है ना, ये पूरा एक जो भक्ति मूवमेंट आया था, डिवोशन टू गॉड, उससे रिलेटेड है दिस सूफिज्म। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सूफिज्म जो है ये बताता है कि हार्ट में अगर ट्रेन किया जाए प्योर पायस, तो वो वर्ड को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकता है। जिक्र का मतलब होता है चैंट करना, कुछ नेम या सैक्रेड फॉर्मूला। बट जो सूफिज्म है, सूफिज्म जो होता है ना, वो फॉर्मलेस होता है। फॉर्मलेस,
फॉर्मलेस का मतलब होता है निर्गुण, सगुण मतलब होता है फॉर्म, तो ये निर्गुण होगा बजाय सगुण. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 and 2. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नेक्स्ट. During Quit India movement, which of the followings were Gandhi's general instructions spelled out to various sections of society? गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब 1942? गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट रिजाइन एंड डिक्लेयर ट्रू अलीजियंस टू द कांग्रेस, बिकॉज अब टाइम आ गया है ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने का, तो अब करो या मरो टाइप, ट्रू अलीजियंस टू द कांग्रेस. स्टूडेंट से बोला अगर आप कॉन्फिडेंट हो पढ़ाई छोड़ दो, लीव स्टडीज कॉलेजेस एटसेट्रा. सोल्जर्स से बोला डू नॉट लीव द आर्मी बट डू नॉट फायर ऑन कंपैट्रियट्स. सी, ये जो 3 सेशन है ना, पहला 1920s का हुआ, फिर 1930s का हुआ, फिर 1940s का हुआ, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है गांधी जी के. दिस 3 मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, हर तीसरे में जो लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा. पहले हुआ नॉन कोऑपरेशन, मतलब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे. फिर बोला सिविल डिसोबीडियंस की, मतलब अब हम आपको डिसोबे करेंगे. तीसरा तो हो गया कि अब तो आप जाओ यहाँ से, क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये 3 मूवमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है. जो पहला मूवमेंट था ना, तब गांधी जी ये बोलते थे रिजाइन कर दो, ट्रू अलीजियंस दिखाओ दिस, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गांधी जी भी समझ गए प्रैग्मेटिक होना जरूरी है, तो वो रिजाइन करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बस कोऑपरेट करो. सो द राइट आंसर इज 2 and 3. इफ कंडीशन लग गई, कॉन्फिडेंट हो तो लीव स्टडी, अदरवाइज नहीं. डू नॉट लीव द आर्मी बट डू नॉट फायर ऑन कंपैट्रियट, तो ये थोड़ा डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा. सो राइट इज 2 and 3. ओके, ये रॉन्ग है. और वैसे भी यहाँ पे मस्ट लिखा था, जहाँ ऐसे कीवर्ड होते हैं उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब ये बताइए, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स कैरिड आउट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज. अब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सबको अरेस्ट कर लिया गया और फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्ट हुई. जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली जी, उषा मेहता जी, लाला लाजपत राय जी. तो कौन से लीडर्स यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे? अब सी, हमको पता है 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो ये लाला लाजपत राय जी तो नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था. सो द राइट आंसर 4 नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज ए, 1 2 3. 1 2 3. अब देखिए एक स्टेटमेंट हमने हटाया और हमको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया, दिस इज ए. तो दिस वर्क्स. एलिमिनेशन में कई बार चीजें आसान हो जाती है. ओके, अब ये बताइए, ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद, ये ट्रेजेडी हुई थी और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इंडियन हिस्ट्री में. ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर में, एंग्लो मराठा वॉर में, बैटल ऑफ प्लासी में या कार्नेटिक वॉर में. ब्रिटिशर्स को ऐसे एक बड़े से तहखाने में बंद कर दिया गया था, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे दे डाइड, सफोकेशन एंड ऑल, तो वो कहलाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी. द राइट आंसर इज सी, बैटल ऑफ प्लासी का एसोसिएटेड है, इसी के बाद बैटल ऑफ प्लासी होगी. जो फर्स्ट बैटल होगी वो वैसे भी फार्स रहेगी. सो दिस इज द बैटल ऑफ प्लासी, सी. 15th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह. इंडिविजुअल सत्याग्रह. पहला, द डिमांड ऑफ द सत्याग्रह वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन. एंटी वॉर डिक्लेरेशन. इट वॉज एसोसिएटेड विद दिल्ली चलो मूवमेंट. तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है डिमांड सत्याग्रह की जो होगी. एक्चुअली क्या था, मास स्केल में सत्याग्रह पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हर किसी को बोला आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सत्याग्रह करो. विनोबा भावे जी, पंडित नेहरू जी, इंडिविजुअल सत्याग्रह. तो डिमांड ऑफ द सत्याग्रह वुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन. हम फर्म है, डिटरमाइंड है कि हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा. इट वॉज एसोसिएटेड विद दिल्ली चलो, तो यही था, एक सत्याग्रही और सत्याग्रही को जोड़ेगा और सब मिलके दिल्ली पे फाइनली वहां पे डेस्टिनेशन लाएंगे. तो इसमें करेक्ट क्या होगा? इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा डी, बिकॉज ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट. ओके, सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी. सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री सेक्शन. अब सी, क्या होता है, स्टूडेंट्स ना बीच बीच में 15-10 मिनट का ऐसा गैप आता है जिसमें वो कंसंट्रेशन लैप्स होता है, कंसंट्रेशन लैप्स होता है और वहीं बहुत सारी गलतियां हो जाती है. तो मेक दिस अ हैबिट कि कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होना है, फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक एक शब्द, एक एक वर्ड कंसंट्रेशन से.
इसका नतीजा आपको रियल एग्जाम में जरूर मिलेगा, मार्क माय वर्ड, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बार बार हम देखते हैं, पॉलिसी हॉकिश हो या डोविश हो, तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सेंट्रल बैंक रिड्यूस द मनी सप्लाई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन अभी 12% तक गया है, जबकि होना चाहिए 4 ± 2। तो सेंट्रल बैंक रिड्यूस करेगा मनी सप्लाई सो दैट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाए। सेंट्रल बैंक एक्सपैंड करेगा मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट फ्रिक्वेंटली, या नन ऑफ द अबव। अब सी, ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्ररी है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ऐसे भी एलिमिनेट होता है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, दोनों में से एक ही ट्रू होगा। तो पहला जो है वो है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव मतलब होता है डोविश, मतलब फ्रीली मनी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? इकोनॉमी रिवाइवल जरूरी है, बट अगर फ्रीली मनी बांटेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई अभी कैच 22 सिचुएशन में है कि इन्फ्लेशन को टेम करे या इकोनॉमी को रिकवर करे। ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ है अकोमोडेटिव, तो दैट इज बी, बूस्ट द इकोनॉमी। ऑलराइट। 17th, consider the following statements. Ways and means advances is a facility for both the center and states to borrow, udhar, long-term funds, say more than 1 year from the RBI. अभी क्या हुआ था, जैसे फोर्स मेजर लगा था जीएसटी में, तो पैसे की शॉर्टेज हो गई थी, तो आरबीआई से पैसा लेना है। आरबीआई हैज इक्वल पावर टू रेगुलेट ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स एट पार विद द कमर्शियल बैंक। अभी कोऑपरेटिव बिल भी आया है, कोऑपरेटिव इज इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये किस लिए होता है? ये होता है टेम्पररी मिसमैच के लिए, कि डे टू डे एक्टिविटी या ऐसा कुछ में कुछ पैसे कम पड़ गए ज़्यादा, तो इसके लिए आरबीआई से आप पैसा ले सकते हो। इसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। ये सेंटर के पास भी होता है, स्टेट के पास भी होता है, यहाँ तक एकदम ट्रू है। लॉन्ग टर्म नहीं होता है और 1 year भी नहीं होता है, ऐसे 3 महीने समथिंग, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग। आरबीआई के पास इक्वल पावर है टू रेगुलेट ऑल, यहाँ पे ऑल लिखा था। आरबीआई के पास इक्वल पावर है अर्बन कोऑपरेटिव के लिए, बट जो रूरल कोऑपरेटिव है वो उनकी अपनी कोऑपरेटिव के साथ आरबीआई पावर शेयर करती है। तो ऑल कोऑपरेटिव बैंक एट पार विद द कमर्शियल बैंक नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट स्टेटमेंट इज डी। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट स्टेटमेंट इज डी। यहाँ ऑल कोऑपरेटिव नहीं है, केवल अर्बन है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 1 year इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। अब आप बताओ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जैसे सर पूरे वर्ल्ड में भी मनी इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्राइटेरिया हो जहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ होगा एट्सेट्रा, तो उसकी भी एक प्रॉपर रिपोर्ट आती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट समटाइम्स इन द न्यूज इज रिलीज बाय हुम? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एडीबी क्यों होगा? ये पूरे वर्ल्ड लेवल का काम है, एशिया बेसिकली एशिया में फोकस करेगा, तो एडीबी नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड है ना, यहाँ भी वर्ड है, यहाँ भी वर्ड है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी ऐसा काम नहीं करेगा। सो द राइट आंसर हियर इज सी। ये आती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार वगैरह कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ नहीं करें, ये बताएगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज, दैट इज वाई इतना इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज एबल टू लिव इन फुल कंफर्ट्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में सारे कंफर्ट्स मिल रहे हैं गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। ही कैन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स, कुछ आइटम्स कंज्यूम नहीं कर पाएगा बट नीड फुलफिल हो रही है। ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, नए सोर्सेज। तो यहाँ तो कुछ न्यू आ गया ना, तो न्यू जब भी है मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि न्यू होगा मतलब डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो दिस इज नॉट राइट। ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, दिस लुक्स राइट। जब भी ऐसे सवाल होते हैं ना, आप एक चीज देखना, सही ऑप्शन बनाना आसान होता है। जो भी इस पेपर को बनाता है ना, सही स्टेटमेंट लिखना आसान होता है,
बट बाकी सब स्टेटमेंट को गलत करना है ना, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर आप देखना जो स्टेटमेंट बोगस टाइप के लगते हैं, आउटराइट बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई और इमेच्योर टाइप लगते हैं, जिनमें ग्रामेटिकल एरर होती है, वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो जैसे ये फुल कंफर्ट्स, अब फुल कंफर्ट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? दिस यू कैन नॉट डिफाइन। तो मतलब इसको बाद में चेंज किया गया है इस स्टेटमेंट को, तो ये गलत है। ही कैन फुलफिल इज विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम। अब ये सर्टेन आइटम्स, व्हाट सर्टेन आइटम्स सब्जेक्टिव है, रॉन्ग है। न्यू सोर्सेस तो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा था। ये सबसे अप्रोप्रिएट और मैच्योर स्टेटमेंट लग रहा है। कई बार देखना इस स्ट्रैटेजी से यू विल कम टू द राइट स्टेटमेंट। सो दिस इज डी। अब ये बताइए एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं हु जनरली बाय बैक्ड फेल्ड फर्म्स फॉर एसेट रीस्ट्रक्चरिंग। फंड्स एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं मे बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लिखा है टू हेल्प द बिजनेस प्रोपेल और ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एंजल, अब इसका वर्ड क्या है? एंजल मतलब किसी ने आके लाइक फरिश्ता समथिंग आपकी मदद कर दी, एंजल। तो एंजल इन्वेस्टर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ओके पॉसिबल। हु जनरली बाय बैक फेल्ड फर्म, नो नो, फेल्ड फर्म में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब सक्सेसफुल को ही देखते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। या पोटेंशियल है जिसपे। फंड्स एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड मे बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हो सकता है एक बार आके उसने जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी करने के लिए यहाँ पे कुछ मनी पंप कर दिया। सो दिस इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। मे द वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोपेल करने के लिए इंजेक्शन ऑफ मनी दिया टू कैरी द कंपनी, तो वो एज एन एंजल आया वहां पे, कंपनी कंटिन्यू हो गई। सो दिस इज ट्रू। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। ये बताइए बॉम्बेक्स मोरी इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट? ये क्या हनी बी है? क्या ये कॉटन का कोई वेराइटी है? क्या ये अर्थवर्म है? या ये सिल्क का कोई वेराइटी है? सिल्क दिस प्रोडक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा सी, डी, सिल्क। दिस इज अबाउट सिल्क। सिल्क कल्टीवेशन को सरकार बड़ा एम्फेसाइज कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप, सिल्क कल्टीवेशन, एमएसएमई में भी। सो दिस इज डी। ये स्टेटमेंट देखिए, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन जो है वो लाइटर देन एयर है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबुंडेंट केमिकल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। In India, hydrogen is primarily produced from the renewable energy sources. You have to tell the correct statement. तो हाइड्रोजन लाइटर देन एयर होती है, तभी हम हाइड्रोजन इनके हीलियम वगैरह बलून में भरते हैं, तो वो लाइटर देन एयर उड़ने लग जाता है। दिस इज ट्रू। मोस्ट अबुंडेंट है, तभी तो सन में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। अबुंडेंट केमिकल सब्सटेंस इन यूनिवर्स है, ट्रू। यहाँ यूनिवर्स लिखा था, ट्रू। हाइड्रोजन इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इंडिया में प्राइमरली जो हाइड्रोजन होगा वो रिन्यूएबल से नहीं होगा, हम कोल वगैरह से बनाते हैं, रिन्यूएबल का इतना कैपेसिटी है नहीं। सो द राइट आंसर हियर इज 1 एंड 2। ये ट्रू है, ये ट्रू है। रिन्यूएबल से हाइड्रोजन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ये है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम ये है कैश मनी टू वुमेन गिविंग बर्थ ऑफ सिंगल फीमेल चाइल्ड। अगर सिंगल फीमेल चाइल्ड हुआ है तो कुछ कैश यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब इसकी जो लैंग्वेज है ना, कैश मनी टू वुमेन गिविंग बर्थ ऑफ सिंगल फीमेल चाइल्ड, इमेच्योर है ये लैंग्वेज, ये नहीं होगा। कनेक्टिंग किचन ऑफ एवरी हाउस होल्ड विद पाइप्ड कुकिंग गैस। पाइप्ड गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहे, पाइप कहाँ से आ जाएगा? दिस इज रॉन्ग। स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पाइप्ड वाटर सप्लाई, ये हो सकता है, बट इसके लिए तो जल जीवन मिशन था, सौभाग्य थोड़ी होगा। सो राइट इज दिस, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री। हर जगह पे एक बिजली एटलीस्ट मिल जाए ताकि उनका सौभाग्य, सहज घर हर घर बिजली योजना, सौभाग्य। दिस इज 24th। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन, OROP स्कीम वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एक्चुअली जिस रैंक से वो रिटायर हुआ है तो सभी को उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, यहाँ पे डिमांड की गई थी, जो काफ़ी जायज़ भी है। वन रैंक वन पेंशन, ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा आई है? शेकटकर कमेटी, कोश्यारी कमेटी, रिबेरियो। रिबेरियो तो पुलिस थे, तो ये वन रैंक में कैसे आएंगे? नो। माधव गाडगिल, या तो एनवायरनमेंट होना चाहिए या इकोनॉमी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो हमने पहले ही हटा दिए। शेकटकर और कोश्यारी आर्मी रिलेटेड है, बट शेकटकर इज डिफरेंट।
Koshyari is the answer. So the right answer here is B. B. Next. Which of the following were the famous works of Rabindranath Tagore ji? Chokhar Bali, Postmaster, गोरा, द लाइफ डिवाइन. यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो चोखर बाली तो है, पोस्ट मास्टर भी है, गोरा भी है, बट ये जो लाइफ डिवाइन है ये औरोबिंदो जी का है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का नहीं है. सो राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, फोर्थ इज नॉट ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी. बी. ओके. सो 1 2 3. So this completes our 25 questions in 25-30 minute. Tell score कैसा है? Okay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.